चलो बहुत सारी चीजें रहती हैं। चलो अपन सेगमेंट चालू करने वाले हैं किसका, मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम मेनली किस पे बात करेंगे, दो सेगमेंट, दैट इज अवर। अच्छा पहले बता फिजिक्स कितने टाइप की होती थी, पहले ही होती थी पुरानी जो बन गई उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, सुना होगा क्लासिकल फिजिक्स ऐसे करके, पूरी मैकेनिक्स तो क्लासिकल ही चलती है। मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है, ये हमारा नए एरिया में जो भी अपग्रेडेशन होते गए, फोटॉन्स का, वेव ऑप्टिक्स वाला सेगमेंट और भी आने वाला सेगमेंट, ये कहाँ होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला सेगमेंट, ये कहाँ आ गया सब, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। डिजिटल क्या कहते हैं वो, डिजिटल का सेमीकंडक्टर पूरा का पूरा सेगमेंट, ठीक है, डिजिटल गेट्स पूरा का पूरा इस सेगमेंट में है, ठीक है। तो वो भी अपन देखते चलेंगे, फ्री के मार्क्स रहते हैं सब, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में अगर तुम अच्छे से कर लो, हाँ फ्री के मार्क्स रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सेगमेंट मेडिकल वाले के लिए जो रोटेशनल रहता है, सेंटर मास रहता है, या कभी कभी इलेक्ट्रिकल के जो कैलकुलेशंस रहती हैं वहाँ दिक्कत आती है, मेडिकल वाले के लिए कह रहा हूँ बस मैं, आईटी वाले के लिए तो सारी चीजें बढ़िया है। दो या ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, किस चीज में, ये सब वेव ऑप्टिक्स वे वगैरह। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, तो इस सेगमेंट अपन जो उसका वेटेज है वो भी देख लेंगे, कल एक दिन वेटेज पे भी क्लास ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन पेपर पढ़ेंगे, लिखा हुआ ठीक है, तो मुझे तो स्क्रीनशॉट भेज देना। सेकेंडरी चीज क्या है कि अभी अपन सैटरडे फ्राइडे सैटरडे में पेपर्स लगाएंगे, प्रॉपर पेपर्स लगाएंगे एम्स के या फिर किसी भी एक सेगमेंट के, ठीक है, और सो सॉल्व, तो वहाँ पे वेटेज बहुत कम आएगा, तुम्हें समझ में आएगा अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, उसके ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल तो अपन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में हम 2 चीजों पे बात करेंगे मेनली आज, एटॉमिक स्ट्रक्चर और फोटोन एंड फोटोइलेक्ट्रिक, ये कहानी रहेगी, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक अच्छी कहानी है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत हम केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। मेनली अभी अपन पढ़ेंगे स्टार्टिंग में फोटोन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बीच बीच में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एरिया करेंगे, ठीक है। चलो करें, फोटो एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जब हमारी कहानी आती है तो मेनली हम बात करते हैं, सपोज ये है हमारा एक एटम का स्ट्रक्चर जो तुमने देख चुकी हो कहीं ना कहीं, ठीक है, और इसके आसपास हमारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पूरी कहानी एक इलेक्ट्रॉन की जो भी प्रोसेस होती है, इसको बाहर निकालने की, इसको अंदर डालने की, और इसको एक्साइट करने की, इसको डी एक्साइट करने की, हम उस पर बात करेंगे कहाँ पे, फोटोन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। क्लियर है, पक्का, ठीक। क्यों इतनी बात करते हैं, क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक की हेल्प से हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर देते हैं फोटॉन्स की हेल्प से, और कई सारे इतने बढ़िया एप्लीकेशंस होते हैं, तो इसलिए इसको अलग एक सेगमेंट बनाया गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियस है, उसकी सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक शॉर्ट समरी के साथ आगे बढ़ते चलेंगे अपन, ठीक है। ऊपर से एक हमें एनर्जी भेजी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जो उसको क्या करेगी, एक्साइट करेगी। हर इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट होता है, उस इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट में वो मूव करता है, ठीक है, और उस ऑर्बिट में सपोज करो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो जाती थी अपनी -13.6 अपॉन, ठीक है, ये भी आएगा, ठीक है, तो ये अपनी एनर्जी हो जाती है। अब क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ, यहाँ से अपने कोई एनर्जी भेजी, इसलिए रहती है E इक्वल टू H म्यू। म्यू क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वेयर
E इज इक्वल टू एनर्जी एनर्जी, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। इतनी कहानी क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि एनर्जी जब भी एमिट होगी या रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। क्वांटम मतलब ऑड में नहीं, इवन में नहीं, मतलब फ्रैक्शन में नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स फॉर्म। जैसे कि उन्होंने स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने E इज इक्वल टू एच म्यू की जगह E इज इक्वल टू NH म्यू कर दिया। NH म्यू वेयर N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ क्वांटा। हाँ, नंबर ऑफ क्वांटा, इंटीजर्स या ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इस n की क्या वैल्यू हो गई? 1 2 3 एंड दैट जितने ऑर्बिट हम बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट ऑर्बिट 1, सेकंड 2, थर्ड 3, तो n की वैल्यू होगी। क्लियर है? कहानी क्लियर है यहाँ तक? एनर्जी भी निकाल सकती है तो -13.6/n² इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी केसेस से अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर पे भी बात। तो ये हो गया हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी तो फोटो चला, इलेक्ट्रिक तो भी आया ही नहीं है। क्लियर है? तो अभी अपन ने बात करी सिर्फ उस एटम के स्ट्रक्चर पे। बीच में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आसपास क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एमिशन हुआ। ये इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी सही बैठ रही होगी तो ये बाहर निकलते हैं, एमिट होता है। इतनी कहानी क्लियर है? अब एमिशन कैसे होता है एक बार उस पर बात कर लेते हैं। फॉर्मूले के लिए ये नोट डाउन कर लो, साइज से पहले नोट डाउन कर लो। आराम से। अब एक्चुअल में क्या होता है, एनर्जी से फोटोन निकलेगा या नहीं निकलेगा, दो ही केसेस बनेंगे। निकलेगा तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, नहीं निकलेगा तो वहीं के वहीं आ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्साइड्स और डी एक्साइड्स दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं। सपोज करो सर्कल में रहती है, ठीक है, हम उनको ऐसे सपोज करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सपोज हमारे इस स्टेज में है और कहीं से एनर्जी आई, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर दी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके अगर ये वाला एनर्जी कॉलम सपोज कर लो वही चल रहा है, इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n की वैल्यू इधर 1 है, इधर n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का पावर 4, 2 की पावर 2 वही तो है ना स्क्वायर। तो वो कर देंगे, एक वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू -13.6 अपॉन 4, 4 बन जाए 4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, क्या आ गई -3.4 समथिंग करके आ गई। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहती है वैल्यू, याद रखना वैल्यू किसमें रहती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब क्या सीन आया, अगर ये वैल्यू एक्साइट करके इस फोटोन की वैल्यू को मिला के और एक्साइट करके इसको क्रॉस करती है, मतलब -13.4 को क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ निकल जाता है, ठीक है, अगर बिल्कुल बाउंड्री पर रहता है तो ठीक है, तो नीचे आ जाएगा बिल्कुल बाउंड्री, और बाउंड्री को जस्ट क्रॉस कर देता है तो वो नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंच जाता है, और नेक्स्ट सेगमेंट में पहुंचने के बाद वो यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई फोटोन की एक्साइटेशन स्टेट, एक्साइट करके। वही अगर एक्साइटेशन ज्यादा हो तो थोड़ा और ऊपर चला जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा ना हो और इससे कम भी ना हो, तो फिर वो क्या करेगा, एक्साइट हो गया, फिर वो क्या करेगा, डी एक्साइट हो जाएगा, और डी एक्साइट होके इस सेगमेंट में आके रुक जाए। क्लियर है? एनर्जी और कम होगी तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन रुक जाए। तो ये किसकी कहानी होगी, इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी। क्लियर है? अब मैंने इतनी कहानी क्यों बोली, क्योंकि मुझे फोटो इलेक्ट्रिक में जाना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जाना है, तो उसके लिए हमें पहले फोटोन की जानकारी होनी चाहिए। फोटोन करता क्या है, एमिशन होता क्या है, और एक्साइटेशन क्या होता है, और डी एक्साइटेशन। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी तो मैं क्लियर हो चुकी हूँ। पक्की बात? अब एक
छोटी सी बात और करते हैं। भाई साहब एक साइंटिस्ट थे, वो कह गए, नाम तो उनका नहीं बताएंगे, नाम बाद में बताएंगे, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, कि सबसे पहले एनर्जी आई एच म्यू के फॉर्म में, देख लिया हमने। वो एनर्जी आई, ठीक है, वो एनर्जी आई और कुछ कुछ किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है हमारा, उस, हाँ बोलो बोलो, पहले तो बोलो। जब किसी फोटो इलेक्ट्रिक का कोई वर्क, फोटो इलेक्ट्रिक का कोई वर्क वगैरह हो सकता है, ऐसा कुछ। मतलब जब फोटोन से लाइट एमिट की गई हो, एक्साइट कितना हुआ उसका उसका उसने कितना मतलब एक्साइट हुआ, मतलब उधर ही रहा, उसका कितना स्टेबल है, मतलब पूरा मैथ्स, पूरा इंग्लिश, पूरा संस्कृत सब बोल दिया। चलो ऐसा नहीं है, एक्चुअल में वर्क फंक्शन हमारी वो वैल्यू रहती है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जस्ट अबाउट फ्रॉम इट्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जस्ट अबाउट इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, जो हमारा वर्क रिक्वायर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी पीक वैल्यू से जस्ट ऊपर जो हमारा वर्क रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, हमारा वर्क फंक्शन। अब यहाँ से एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड, क्या होता है थ्रेशोल्ड, सीधी बात है, सपोज कर लो एक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी न्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो एक लिमिट तक यहीं पे बैठा हुआ है, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के आते ही सपोज कर लो 5 हर्ट्ज के आसपास थी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आते ही जस्ट 5.1 हो गई सपोज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो ऐसी बैरियर या ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक एक्साइट हो जाए, वो हमारी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी बेसिस पे हमारी एक एनर्जी बनती है, दैट इज अवर E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। वो एनर्जी होती है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब उतनी एनर्जी जो उस इलेक्ट्रॉन को जस्ट अबाउट टू एमिशन रिक्वायर्ड है, वो हमारी होती है क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो दो टर्मिनोलॉजी यहाँ पर डिफाइन होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिख लो एग्जांपल, थ्रेशोल्ड, ये हमारा जस्ट एक रिवीजन रिकॉलिंग बैच चल रहा है, तो इसमें क्या है, पूरी थ्योरी तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये तो तुम समझ ही गए होंगे ट्रिगोनों में। यहाँ पे मेनली क्या है, अपन फॉर्मेट्स देखेंगे। क्लियर है, मजा आया। सीधी सी बात है, फाई इज इक्वल टू एच म्यू की कहानी है, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एच म्यू की कहानी है, ठीक है। अब रुकना, साइंटिस्ट ने बोला एच म्यू हमने प्रोवाइड करी, इतना हो गया हमारा क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का तो मैं बता ही चुका हूँ कितना वर्क, जिसको जस्ट अबाउट टू निकालने में इम्प्लीमेंटेशन हो, यूज हो, ठीक है। और बचा हुआ सपोज कर लो वर्क फंक्शन लग गया, मैंने बताया था कि थोड़ा सा यहाँ तक वर्क फंक्शन लग गया, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ गया, अब एनर्जी बचती है तो थोड़ा सा वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है कहानी, सीधी बात है। तुम जोर से गेट भागती हो नहीं, ये गेट को खोलने के लिए, और गेट पे तुमने स्ट्राइक डाउन किया, पहले स्ट्राइक में गेट नहीं खुला, देखा होगा ना सीआईडी में ऑफिसर दया सीधे जाके गेट में मारते हैं, तो पहली बार में जैसे वो नहीं खुला तो उसकी थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं किया, सेकंड बार में उसने किया तो भी नहीं किया, थर्ड बार वो दम लगा के आया, उसने स्ट्राइक किया और गेट खुल गया, लेकिन वो अपनी एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती तो उसने वहीं के वहीं खुलने में लग गई, और बची हुई जो एनर्जी थी वो धक्का देते हुए आगे की तरफ चला गया। ऐसा होता है क्या, खुलते ही रुक जाते हैं, नहीं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी काइनेटिक के फॉर्म।
तो ये वही CID वाली एनर्जी है, ठीक है। ये वही दरवाजा खोलने में किया गया वर्क फंक्शन है, और ये ऑफिसर की सेल्फ एनर्जी है। क्लियर है ना? पक्का समझ में आ गया? इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे और ले जाते हैं। अब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड एनर्जी भी देख ली है ना। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि सपोज कर लो कि हमने इतनी ही एनर्जी दी जिससे वो दरवाजा खुला, तो वो कितनी एनर्जी होती है हमारी? उतनी फ्रीक्वेंसी दी जिसमें दरवाजा खुला, तो वो होती है हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब उतना ही दरवाजा खुला तो उतना ही वर्क फंक्शन मिला, ठीक है। जब उतना ही वर्क फंक्शन मिला, जो उतना ही काम किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जस्ट एक दम लगाया, उतना ही दरवाजा खुला, जितनी जरूरत थी उतना ही वर्क डन किया, और आगे जाएगा पहले तो पर्सन हो कि नहीं? जब एनर्जी ज्यादा होगी तब आगे जाएगा, एनर्जी उतनी ही दी है तो आगे जाएगा नहीं। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? और यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया? H mu naught equal to I naught। थ्रेशोल्ड एनर्जी आया, समझ में आ गया? वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये। देने वाले फेवरेट साइंटिस्ट नाम है, क्या हो सकता है? गैस करो। आइंस्टीन। सब जगह आइंस्टीन और न्यूटन का ही राज है, तो यहाँ पे भी आइंस्टीन है, ठीक है। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन है कहने, ठीक है। नोट डाउन कर लिए। काइनेटिक एनर्जी को मैं और क्या लिख सकता हूँ? यस, तो इस वाले फॉर्मेट में अगर अपन और देखें, H nu इक्वल टू 5 प्लस R/B स्क्वायर। क्लियर है? पक्का? ये हमारे काफी अच्छे अच्छे फॉर्मेट्स हो गए, ठीक है। बाकी फॉर्मेट्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? एक हमारा HC अपन लैम्डा भी देखना है आपको, वो भी देखेंगे। उसके बाद एक इक्वेशन भी देखेंगे। क्लियर है? डाउट? पक्का? कोई डाउट हो पूछ लो। चलो सेगमेंट को ऑफ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।